मेरी ननद रोज़ रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था, मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कैमरे को जो देखा, उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी नंद तो, मेरा नाम स्नेहा है, मेरी शादी अनुज से 3 साल पहले हुई थी। अनुज के परिवार में उसकी छोटी बहन ममता और अनुज सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि अनुज के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनुज ने ही अपनी छोटी बहन ममता का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। अनुज पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। अब अनुज काम में अच्छे थे, ध्यान देने लगे, क्योंकि उनके पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन वह जिम्मेवारी मैंने अब अपने सर पर ले ली थी, तो अनुज अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अनुज की मेहनत रंग ले आई। मनोज काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अनुज एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन अनुज ने यह सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती थी कि मेरा पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच यह सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियाँ थीं वह हमेशा से ही घमंडी थी। मुझे उनकी बातें का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यह ज़रूर आता था कि अनुज की भी सरकारी नौकरी लगे, और अनुज ने आज वह कर दिखाया था। खैर, अब हमारे दिन अच्छे आ चुके थे। ममता की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से ही हो रही थी। ममता केवल 18 साल की थी, उसने कॉलेज में प्रवेश किया था। अब ममता की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी सहेलियों को अनुज बखूबी दिखने लगा। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती थी, अनुज मेरे बोलने से पहले ही वह चीज़ हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले न समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान ने भी मेरी खुशी रास नहीं आई। वह बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनुज का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे मुझे ममता को भी संभालना था, इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और ममता को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात यह आन पड़ी थी कि ममता की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और दूसरे घर की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। मेरे पास तो ना कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी तो नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो अनुज ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज़ का पता नहीं था। लेकिन मुझे ममता को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारी के मन पर क्या बीती है इसे मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनुज उसका ख्याल रखते थे, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे ममता ने कहा था कि मैं भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने ममता की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाना लिखाना करवा कर एक अच्छे इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई कि यादें मुझे हर रोज़ खाती थी, लेकिन मेरे पास कोई इलाज न था, इसलिए मुझे इन सब को झेलना ही था। खैर, कभी हंसी खुशी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी ननद को हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब से मेरी ननद हमेशा से ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनुज अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले लगकर नहीं सोई, मैं क्या तुम्हारी भाई नहीं हूँ। तभी वह कहती कि भैया,
आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ नहीं है। यह मेरी माँ और भाभी दोनों हैं, इसलिए मुझे इनके गले लगकर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है। इसलिए मैं भाभी के गले लगकर ही खैर अपनी ननद के गले लगकर ही मैं सो जाती हूँ। लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ को नोटिस करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी ननद मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब मैं अनुज का देहांत हुआ है, उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी भी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनुज की यादें मुझे सोने नहीं देती थी। लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिन के बीच तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननद को गले लगकर कमरे से बाहर जाती थी, उसके बाद से मैं मानो बेहोश की हालात में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए ही सो जाती हूँ। सवेरे जब उठकर देखती हूँ, कभी कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते थे, तो कभी मेरे पूरे बदन पर कपड़े ही नहीं होते थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा। और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननद ही रहते थे, और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ली जाए तो हमारी परमिशन के कोई अंदर भी नहीं आ सकता। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके ही सोती थी। तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है और ये कौन करता है। पहले तो मुझे इस सब बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही इसके हरकतें कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे ही हलचल करता रहता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होगी। बेवजह मैं ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई काम आज से तो नहीं कर रही हूँ, पिछले कितने महीनों से काम कर रही हूँ, और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है। और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है, और वह भी ममता के गले लगने के बाद। अब तो मुझे ममता पर भी अजीब सा शक होने लगा था कि ममता कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, ममता मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बात किससे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं, जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन यह हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज़्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता था जैसे मानो मुझे किसी ने दरौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा तक पहुंच चुका था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हो रहा है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से ही गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या फिर थकान नहीं है। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन ममता से पूछा कि ममता, मेरे साथ यह सब हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है। तभी ममता कहती है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी घर में कौन आता है, ज़रूर आप थकान के मारे सो जाती हो और नींद में यह सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लगता है। मुझे ममता की बातों में ज़रा से भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी उनकी आवाज़ में हलचल थी और वह नज़रें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर ममता कुछ न कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझे बात करते समय इतनी घबराई नहीं थी जितनी आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में यह था कि ममता ज़रूर किसी लड़के से चक्कर में है और रोज़ रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ममता ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ वह हलचल कैसे, और मेरे शरीर से कपड़े गायब कैसे होते हैं। आज तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, पूरा बदन पसीने से लथपथ था।
क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मुझे पता लगाना था आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई। और जब ममता कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे से कैमरे फिट करवा दिए, और इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे। और मैंने यह बात अपनी ननद को भी नहीं बताई। फिर आज से निश्चित हो चुकी थी कि रात को मेरे साथ होता क्या है। यह सब उस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इस संतुष्टि में मैंने और ममता ने शाम को खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी ममता मेरे कमरे में आई और बोली, भाभी आज तो गले तो लगे ही नहीं ना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ममता के गले से लगूं, क्योंकि जब ममता के गले से लग जाती हूं उसके बाद ही मेरी हालात ऐसी हो जाती है कि मैं चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पाती हूं। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अनुज की बहन से मैं अनुज के जितना ही प्यार करना चाहती थी, कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। और इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखाऊं। खैर, ऐसा सोचकर मैं ममता के गले लग गई। जैसे ही ममता रूम में बाहर चली गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोश के हालात में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई और ना उठ पाई, और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालात में पड़ी और सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालात रोज़ाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोच के निशान थे। आखिर ये खरोच के निशान कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी हो रहा था कि मुझे अपने बिस्तर पे खड़े होने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और ममता के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब ममता कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मेरे कैमरे में अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए। अब यह कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि कैमरे में 2 लड़के आते हैं और पूरे मेरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करने शुरू कर देते हैं और मुझे पूरे जानवरों की तरह नोच रख रहे थे। लेकिन मैं तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और वह दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालात से छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी नज़र दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर के अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ। लेकिन अब जो शक सी हुई थी वह धीमी ममता के ऊपर भी जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो घर पर कोई नहीं होता था। लेकिन ममता भी मेरी तरह एक लड़की ही थी, वह ऐसा कैसे कर सकती थी। लेकिन अब तो पूरी सच्चाई ममता के मुंह से ही पता चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे ममता के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज से जाकर ही घसीटते हुए घर पर लेकर आऊँ। उसने मेरे प्यार के इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा। उसके इतने दुखों में झेल कर भी उसको पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना होने दी। उसलिए एक ही डिमांड को पूरा किया, लेकिन उसने यह सब कर दिया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं ममता के आने का वेट करने लगी। शाम को जब ममता कॉलेज से वापस आई तो मैं उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे की तरफ घसीटते हुए लेकर आने लगी। ममता बोली, भाभी क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तभी ममता को मैंने अपने बिस्तर पर लेकर आकर पटक दिया और वह लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी ममता बहानाबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता यह सब क्या है और मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो, और आपके साथ यह लड़के कौन हैं। तभी मैंने ममता को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज़्यादा भोली बनने का नाटक मत कर
और मेरे सामने। सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ममता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज़ एक नए नए कपड़े पहन कर आती थी और हर रोज़ महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरे साथ मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने का ही पैसा नहीं है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में जाने वाले हो नहीं। इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरे कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी, तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना यह जुर्म बढ़ाती गई और यह पाप करती गई। तभी मैंने ममता से कहा कि तुम यह सब करती कैसे थी। तभी ममता कहने लगी कि भाभी मैं आपके हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगा जाती थी और यह मैं अपने गले लगकर मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ ले जाती थी, जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोश की हालात में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान होश में चाह कर भी नहीं आ सकता। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और वह लड़के मुझे बहुत ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा लालच बढ़ गया और मैं यह काम रोजाना करने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है थकावट का कारण है। मैंने यह ज़रा भी नहीं सोचा कि आपको यह सब पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़े ना होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दे, लेकिन वह लोग आपको कभी भी कपड़े पहना कर वापस नहीं जाते थे, आपको उसी हालात में छोड़कर चले जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननद की भाभी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी ममता हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए यह सब कर बैठी। तभी मैंने ममता को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा बंद करके कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने हालात में पहुंच जाऊंगी। मैं बार बार अनुज से माफ़ी मांग रही थी कि मैं अपनी बहन को नहीं संभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका मैं ज़रा भी ख्याल ना रख पाई। मैंने ममता के लिए इतना कुछ किया था। मैंने अनुज के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वह सब मैं ममता के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी तक नहीं ली थी। मैंने सोचा कि ममता को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का ममता ने गलत फ़ायदा उठाया और उसने मेरे साथ वह हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान पहले 100 बार सोचता है। मुझे ममता पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। मैं अपने दुखे मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ रही और बार बार अनुज को याद करने लगी। मैं सोच रही थी कि ममता ने यह सब करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में ज़रा से भी ख्याल नहीं किया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया, और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज तक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी माफ़ी उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर लड़कियां पार्टी करती है तो अपने उसके घर वाले अमीर हैं, इसीलिए पार्टी करती हैं। किसी की बराबरी करने के लिए क्या फ़ायदा जब हम लोगों की इतनी औकात नहीं है, तो हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं। हम लोगों से जितना हो पाता है हम उतना ही करें। खैर, मन में सोचने लगी कि अगर ममता मुझे एक बार बोल देती कि भाभी कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसलिए मुझे भी करनी है, तो मैं उसे कहीं से पैसे ला कर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देती। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज्जत के साथ मेरे विश्वास को भी ख़राब किया था। मैं चाह कर भी ममता को माफ़ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना ममता से दूर रहती, लेकिन ममता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह इस गलती का बार बार पछतावा कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई और अनुज के बारे में ख्याल आ गया कि वह जहाँ कहीं भी हैं उसकी आत्मा ज़रूर दुखी हो रही होगी। फिर मैंने ममता को माफ़ कर दिया
और अपने इस सही रास्ते पर लेकर आ गई। उसके बाद ममता ने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर पर सुधार पूरी तरह से हो चुका था। ममता ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया था। अब मेरे चेहरे पर सोचकर एक मुस्कान आ गई थी कि देरी से ही सही, लेकिन ममता एक अच्छी इंसान बन तो गई। धन्यवाद दोस्तों।